आज का मेन संदर्भ जो आज का मेन जो सब्जेक्ट है वो शायद आप जानते ही होंगे, डीडीएसए की के मामले में है। अब जो जिस फाइल के ऊपर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी अपना सारा अटैक और एलिगेशन जिस फाइल के ऊपर उन्होंने बेसिस बनाया, उसकी सच्चाई सामने आ गई है। और उस सच्चाई से ये जाहिर होता है, ये सबूत मिलता है, ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि इसमें फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी का ना नाम है, ना उनके खिलाफ कोई एलिगेशन है, ना उनके खिलाफ कोई इशारा है। पहले कांग्रेस ने यह प्रयास किया था उनके खिलाफ साजिश करने का, तो उस वक्त सीरियस फ्रॉड ऑफिस की इन्वेस्टिगेशन जो यहां पे है, श्रीकांत जी, हाँ, ये 21 मार्च 2013 की रिपोर्ट है। ये कांग्रेस ने कोशिश की थी पूरी तरह, और उनकी रिपोर्ट ने साफ फिर से कह दिया, कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद उनकी रिपोर्ट ने कह दिया कि अरुण जेटली जी के खिलाफ कुछ तिनका भर भी नहीं। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी आए, दिल्ली में सरकार बनाई, उनका भी मन नहीं मान रहा था, तो उन्होंने भी प्रयास किया। ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है, आपके सामने है, 15 नवंबर 2015 की। और इस रिपोर्ट में सारे आप देख लीजिए, कहीं एक जगह भी इसी रिपोर्ट के बारे में केजरीवाल जी कह रहे थे कि ये इसी की वजह से रेड हुआ। सब कुछ उनका जो था एलिगेशन इस बेसिस पे था। और अब इसमें अरुण जेटली जी का, फिर मैं दोहराता हूं, ना नाम है, ना कोई इशारा है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं, हमारा मानना है कि उनको अरुण जेटली जी से माफी मांगनी चाहिए, और जहां पे जेटली जी ने उनके खिलाफ कोर्ट में जो डेफेमेशन का केस किया है, उस कोर्ट में भी जाके वो अपनी गलती इकरार करें और कहें कि हां ये डेफेमेशन हुआ है। और ये भी जोड़ दें कि उनकी ही टीम ने, यानी उनकी ही इंक्वायरी कमेटी ने अपने इन्वेस्टिगेशन के बाद ये साफ कर दिया कि जेटली जी के ऊपर किसी किस्म का इल्जाम साबित नहीं होता है। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल साहब कह रहे थे कि अरुण जेटली जी फंसेंगे, लेकिन जब सच्चाई निकल आई तो ये पता चला कि फंसने वाले केजरीवाल जी खुद हैं, क्योंकि जेटली जी ने कोई गलती नहीं की और केजरीवाल जी ने, मैं समझता हूं कि हर गलती की है। अब इधर उधर से कुछ किस्म के बहाने निकाले जा रहे हैं, कुछ किस्म के तर्क दिए जा रहे हैं। कहीं से मैं सुन रहा हूं कि वो कह रहे हैं कि भाई ये जो इन्वेस्टिगेशन था, ये इट वॉज नॉट मेंट टू लुक इनटू एक्यूजेशंस अगेंस्ट पर्टिकुलर पर्सन्स। अब ये सब बहाने बनाए जा रहे हैं। अगर नहीं है तो फिर इस रिपोर्ट में और लोगों के नाम क्यों हैं? अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन्स के खिलाफ आपने नहीं इन्वेस्टिगेशन कर, आप नहीं इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तो फिर ऑफिशियल्स को क्यों इन्वेस्टिगेट किया, इंटरव्यू किया जा रहा था? फिर और लोगों के नाम क्यों हैं? मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप खुद देख लीजिए, कई और लोगों के नाम हैं। लेकिन हमारा जो कहना है कि इसको बहाना बना के आप तमाशा के साथ, तमाशा से सरकार नहीं चला सकते हैं। ये तमाशा और टिकरमबाजी की गोली खिला के आप समझते हैं कि जनता जो है सो जाएगी, नहीं, जनता बड़ी जागरूक है।
आपको इस संदर्भ में एक कोट में देना चाहता हूँ कि इस जो इंक्वायरी रिपोर्ट थी, इसका मैंडेट था summary of the irregularities stroke wrongdoings if any by the DDCA, its official and members. तो ये कहना कि ऑफिशियल्स के खिलाफ नहीं था इंक्वायरी, ये भी एक और झूठ। तो यानी कि हर तरह से, हर तरीके से, हर किनारे से, हर तरफ से आपने हर तरह की खोज करवा दी, इंक्वायरी करवा दी। अब वक्त आ गया है कि आप इकरार कर लें, मान लें कि आपको केजरीवाल जी को, अरुण जेटली जी को पब्लिकली माफ़ी मांगना चाहिए और कोर्ट में जाके इकरार करना चाहिए कि उनसे वाकई क्रिमिनल डेफेमेशन हुआ है। श्रीकांत जी, आप कुछ? बहुत धन्यवाद एमजे अकबर साहब। मित्रों, पाखंडी आम आदमी पार्टी की आदत है कि झूठ बोलो और झूठ को बेचो और उसके बाद निकल जाओ। कीचड़ फेंकना उनकी आदत है, झूठ बोलना उनकी आदत है। पहली बार नहीं ऐसा हुआ है कि वो इस तरह के झूठे आरोप लगाकर अपने आप को बचाकर निकलने की कोशिश में हैं। केजरीवाल साहब, दिल्ली की जनता आपसे इतना पूछना चाहती है कि आप रामलीला मैदान में तिरंगा झंडा लेकर बड़े बड़े नारे लगाते थे, बहुत लंबे लंबे भाषण करते थे। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा आपके लिए था कि भ्रष्टाचार को इस देश से जड़ समेत समाप्त करना है। और क्या ऐसी वजह हुई कि दिल्ली की सत्ता पर काबिज होते होते आपकी चाल बदल गई, आपका चरित्र बदल गया, आपका चेहरा बदल गया, आपकी बोली बदल गई, आपके काम करने का तरीका बदल गया? भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करते करते, भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते करते आखिर क्यों आप गलत लोगों को और भ्रष्टाचारियों को आप प्रोटेक्ट करने लग गए? हमेशा अपनी गलती के लिए केंद्र को जिम्मेदार मानना, हमेशा अपनी गलती के लिए दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को कटघरे में खड़ा करना आपकी आदत सी हो गई है। जब आपके लॉ मिनिस्टर श्री सोमनाथ भारती पर आरोप लगे उनके परिवार के लोगों के द्वारा, तब आपने दिल्ली की पुलिस को क्या क्या शब्द आपने नहीं कहे, सरकार को आपने कटघरे में खड़ा किया। लगातार आप चिल्लाते रहे कि हमको काम नहीं करने दिया जा रहा, हमको काम नहीं करने दिया जा रहा। उसके बाद श्रीमान जी, आपके जो लॉ मिनिस्टर थे तोमर साहब, जो फर्जी डिग्री के केस में इन्वॉल्व थे, आपने पूरे जहां के अंदर हंगामा खड़ा कर दिया। आपने पुलिस पर अनर्गल आरोप लगाए, आपने मोदी साहब पर अनर्गल आरोप लगाए, लेकिन आखिरकार वो जेल गए। आपने माफी मांगी और आप झूठे आरोप लगाकर आप भी जेल की हवा खा के आ चुके हैं, लेकिन आपके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। देश के वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी का जीवन बड़ा प्रामाणिक जीवन रहा है। उनकी साफ सुथरी इमेज है। उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में अपना एक सिद्धांत स्थापित किया है। आज तक इस देश में उनकी ईमानदारी पर कोई उंगली नहीं उठा पाया, लेकिन आप अपने प्रधान सचिव को बचाने के लिए इस स्तर तक आप गिर गए कि आपने एक ईमानदार व्यक्ति के ऊपर सवाल खड़े कर दिए और झूठे और मनगढ़ंत आपने आरोप लगाए। आपने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि सीबीआई की रेड मेरे कार्यालय पर हुई है, जबकि आपने अपने कैबिनेट नोट में इस बात का जिक्र किया है कि सीबीआई की रेड आपके प्रधान सचिव के दफ्तर पर हुई। यानी कि आप मीडिया में कुछ और कहते हैं, लेकिन जब लिखने की बारी आती है रिकॉर्ड पर, तो आप सच लिखते हैं। और आपने चिल्ला चिल्ला कर कहा, देश की मीडिया को आपने कहा
कि सीबीआई मेरे अधिकारी के यहां नहीं आई, सीबीआई डीडीसी की फाइल को लेने आई। अरे राजनीति का इतना स्तर मत गिराओ। हम मानते हैं कि आप पूरी तरह से विफल हुए हैं। दिल्ली की जो अपेक्षाएं थी, जो उम्मीदें आपसे थी, आप दिल्ली के लोग आपसे निराश हैं। आप काम नहीं करते हैं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना आपका मकसद है, और आप यहां भी झूठे साबित हुए। आप एक दिन की सुर्खियां आपने ले ली, आपने पूरा मीडिया को डाइवर्ट आपने कर दिया, मुद्दे से आपने भटकाने का काम कर दिया। लेकिन एक दिन तो आप बच सकते हैं, लेकिन 2 दिन बाद जब सच्चाई सामने आई लोगों के, तो दिल्ली के लोग आपसे, केजरीवाल साहब, घृणा करने लगे हैं। लोगों को आपसे नफरत है कि आप काम नहीं करते हैं, सिर्फ दोषारोपण की राजनीति आप करते हैं। और इसीलिए मित्रों, चाहे केजरीवाल साहब हो, जो झूठे आरोपों में जेल की हवा खा चुके हैं, और एक तरफ कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी 5,000 करोड़ के फ्रॉड में जमानत पर है। ये हमारे आरोप नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के आरोप नहीं है। झूठ बोलने के आरोप में केजरीवाल साहब जेल जा चुके हैं, यह भी तथ्य है। 50,000 करोड़ के 5,000 करोड़ के, माफ करना, फ्रॉड में श्रीमती सोनिया जी को, श्री राहुल जी को कोर्ट के द्वारा जमानत मिली है। तो आप जमानत पर हैं, आप आरोपी हैं। आप इस बौखलाहट में इस देश की सरकार की, देश के प्रधानमंत्री जी की, देश के वित्त मंत्री जी की आप छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, एक राजनीतिक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के तहत। अब तक जितने भी आपने आरोप लगाए, उन सब में श्रीमान राहुल जी और आपके हम उम्र, आपके समकक्ष, आपकी ही पार्टी के समर्थक, आपके ही सहयोगी केजरीवाल साहब अलग नहीं है। केजरीवाल जी और राहुल जी की पार्टी दोनों एक हैं। हिंदी में एक मुहावरा है, चोर चोर मुसेरे भाई। इस मुहावरे को वो सही साबित करते हैं। जहां भ्रष्टाचार की बात आती है, दोनों एक हो जाते हैं। और केजरीवाल साहब की प्रशंसा में तो जितना कहा जाए उतना कम। पहले कहते थे कि मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, कहते थे कि मैं दफ्तर नहीं लूंगा, कहते थे कि मैं मेट्रो में चलूंगा, घर नहीं लूंगा, बच्चों तक की कसम उन्होंने खाई। खैर, वो उनका इतिहास है, वो उनके साथ रहेगा, हमें उसमें ज्यादा कोई जिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम तो इतना कहना चाहते हैं कि गरीब विरोधी और विकास विरोधी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तथ्यहीन आरोप लगाकर इस सरकार की छवि को आप खराब नहीं कर सकते। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जंग है इस देश के प्रधानमंत्री जी की, वो जंग जारी रहेगी। और आप इस तरह से झूठे आरोप लगाकर श्रीमान केजरीवाल साहब और श्रीमान राहुल गांधी जी, इस सरकार को डराने की आप जरूरत मत करिए। यह सरकार डरने वाली नहीं है। यह सरकार अगर भ्रष्टाचार किया है तो भ्रष्टाचार किया है तो सजा आपको मिलेगी। आप नाटक नौटंकी करके मीडिया का ध्यान डाइवर्ट कर सकते हो, 1-2 दिन लोगों को गुमराह जरूर कर सकते हो, लेकिन सच्चाई से आपको सामना करना पड़ेगा। और सच्चाई यह है कि देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब एक ईमानदार व्यक्ति हैं, एक प्रामाणिक जीवन उन्होंने जिया है। उन पर जो अनर्गल और झूठे आपने आरोप लगाए हैं, और दोनों लोगों को मैं कहूंगा, कांग्रेस को भी और आम आदमी पार्टी को, यानी कि पाखंडी आम आदमी पार्टी को, कि आप में अगर थोड़ी बहुत भी इंसानियत है, थोड़ी बहुत भी नैतिकता है, तो आपको इस देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। मित्रों, हमारे ऊपर आरोप बार बार लगाए जाते हैं, लेकिन तथ्यहीन आरोप लगाए जाते हैं। 20 महीने की सरकार पर मैं इस मंच से चुनौती देता हूं अपने जो हमारे विरोधी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, अगर आप में हिम्मत है तो एक भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप हम पर लगा के देखिए। हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार को समूल जड़ से नष्ट करने का संकल्प लिया है। और श्रीमान राहुल जी और श्रीमान केजरीवाल साहब, अभी तो शुरुआत है। और राहुल जी, अभी तो सिर्फ वही केस हैं जो आपके कार्यकाल में रजिस्टर्ड हुए थे। श्रीमान केजरीवाल साहब, अभी तो आपके ही पाप सामने आ रहे हैं।
जिन लोगों को आप बचाते रहे हैं वो जेल भी जा रहे हैं। तो अपने सहयोगी, अपने प्रधान सचिव को बचाने के लिए आपने जो घिनौनी राजनीति की है, जो घृणा की जो राजनीति की है, जो स्तरहीन राजनीति आपने की है, इस देश के जाने माने वकील, देश के वित्त मंत्री जी पर जो झूठे आपने आरोप लगाए हैं, अगर थोड़ी बहुत भी शर्म अगर आपको है, थोड़ी बहुत भी नैतिकता अगर आपको है, थोड़ी बहुत इंसानियत अगर आपके अंदर है, तो आपको अविलंब माफी मांगनी चाहिए। लेकिन हां, आपकी माफी से जो आप पर 10 करोड़ का जो केस है वो माफ होने वाला नहीं है। वो केस आप पर इसीलिए किया है कि आपका पाला बहुतों से पड़ा, लेकिन आपने गलत नंबर डायल कर दिया। आपने गलत नंबर डायल कर दिया और अब इसका हर्जाना आपको देना होगा। हमारी तरफ से मित्रों इतना ही। एक और मित्रों, बिहार में जंगल राज की दस्तक पहले से ही थी और अब तो पूरी तरह से वहां खुली छूट अपराधियों को मिल रही है। हम चुनाव में भी कहते थे और वो सही साबित हो रहा है, भ्रष्टाचार का और अपराधियों का गठजोड़ वहां है और अब वो दिखने लगा है। जिस तरह से वहां रंगदारी वसूली जा रही है, डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स की हत्या की जा रही है। ऐसा होना ही था क्योंकि नीतीश कुमार जी ने अपनी अहम के कारण, अपनी जिद के कारण ऐसे लोगों के साथ समझौता किया जो इन सब चीजों के लिए जाने जाते हैं। लेकिन बड़ा दुख होता है कि बिहार के मुख्यमंत्री जी की चुप्पी क्या दर्शाना चाहती है। इंजीनियरों की हत्या हो गई और उससे पहले रंगदारी के अनेकों मामले आए, लूटपाट की घटनाएं प्रतिदिन वहां बढ़ रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी की चुप्पी क्यों है? हम तो आग्रह करेंगे नीतीश कुमार जी, आप कुछ मुंह खोलिए और आप दबाव से बाहर निकलकर अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करिए। आप सरकार बचाने की जुगत में अपराधियों के साथ आप साठगांठ कर रहे हैं। बिहार की जनता ये सब बर्दाश्त नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी ये बर्दाश्त नहीं करेगी। अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, ये भारतीय जनता पार्टी मांग करती है। अन्यथा बिहार में हमारी पार्टी अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करेगी। हमारी तरफ से मित्रों इतना ही। अगर आपके सवाल हैं तो अकबर साहब या हमसे जो भी पूछना चाहें। I think that text should always be placed in context of the question asked. You know what this question asked. In any case, it's important, since you raised the question, to clarify the government's position, and if you want our party's position. If you remember Vajpayee ji's Lahore visit, he had made a very important speech there, in which I think after that there should have been no doubt about our party's position and the government's position. In any case, it is absolutely clear that India and Pakistan negotiate as sovereign nations. And that fact is a fact. मैंने जैसे कहा अभी, किसी भी टेक्स्ट को कॉन्टेक्स्ट से अलग नहीं करना चाहिए था। जिस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने प्रश्न उठाए थे, उनका जवाब दिया था, उन्होंने कहा था कि भाई एक पुरानी बात है जो, और जहाँ तक सरकार के पोजीशन का प्रश्न उठता है, आपको याद होगा कि वाजपेयी जी जब लाहौर गए थे तो उस वक्त उन्होंने लाहौर में एक बहुत ही मशहूर भाषण दिया था। इन सब जो गलत किस्म का शुभा माहौल में क्रिएट करने की प्रयास होती है, उसके बारे में कहे थे। और जैसे मैंने कहा, जब हमारा मुल्क भारत और पाकिस्तान निगोशिएट करता है या बातचीत करता है, तो हम दोनों एज सॉवरेन नेशंस बात करते हैं। वो सच्चाई जो है
अभी तक कायम है और वो सच्चा ही सच्चा रहेगी। Pakistan and but you know, he was answering it in the context of a particular question that was raised, right? And he said, you know, he has the right to his own views, and you know, but the government's policy and the government's position, I don't think requires any clarification. It is what it is and shall remain so. आप देंगे या एक तो ये हर चीज को मतलब कहाँ से ये आदत लग गई, ये समझ में नहीं आता है कि हर चीज में प्रधानमंत्री को शामिल करना चाहिए। कहाँ प्रधानमंत्री इन सब मामलों में दखल देंगे। मेरा मानना है कि एक नया और झूठ, हाँ, एक और डाइवर्ट करने का एक और मुद्दा कि किस तरह से मुख्य मुद्दे से भटकाया जाए। पहले कह रहे थे कि वो जो सीबीआई की रेड है वो सीएम दफ्तर में हुई है, लेकिन बाद में फिर उन्होंने अपने कैबिनेट नोट में कहा कि नहीं, वो सीबीआई रेड जो है वो प्रधान सचिव के यहाँ हुई। फिर जो रेड हुई थी वो जो डीडीसीए की रिपोर्ट है उसके लिए हुई। अब वो भी सच सामने आया लोगों के, तो एक नया और कुछ आप लोगों को थोड़ा एंगेज करने के लिए कुछ और झूठ बोलो जिससे वो एंगेज रख सकें आपको। और दूसरा जो थाली का और वो जो कंप्यूटर का आप बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि ये डीडीसीए की प्रेस नहीं है, डीडीसीए के अधिकारियों ने उसको स्पष्ट किया है। और हम बात कर रहे हैं जब तक अरुण जेटली साहब डीडीसीए के अध्यक्ष थे तब तक, और उसके बाद का जो है उसमें डीडीसीए के लोग अपना क्लेरिफिकेशन दें, क्या कार्रवाई हो रही है क्या नहीं हो रहा है वो डीडीसीए के लोग बताएंगे। लेकिन हमने पक्ष रखा है कि जब तक जेटली साहब वहाँ डीडीसीए में थे और उस समय भी ये जो शिकायतें हुई थी उन पर जो जांच कमेटी भी आई, और जो जांच कमेटी है उसकी रिपोर्ट हमने आप लोगों के साथ साझा की और पहले दिन से हम लोग साझा कर रहे हैं। और उसके बाद ये जो रिपोर्ट का हवाला आम आदमी पार्टी के लोग कर रहे थे वो भी रिपोर्ट है। तो दो पार्ट हैं, एक पार्ट है जब तक जेटली साहब वहाँ के अध्यक्ष थे, और उसमें आप देखें तो देश के जो अच्छे क्रिकेटर हैं जो उस समय क्रिकेट खेल रहे थे वहाँ, जिसमें वीरेंद्र सहवाग हैं, जिसमें गौतम गंभीर हैं, जिसमें विराट कोहली हैं, तो सब लोगों ने जेटली साहब के काम करने का वहाँ जो तरीका है उसकी प्रशंसा की है। और उसके बाद वहाँ क्या हुआ है उसके बारे में डीडीसीए के लोग कहेंगे। लेकिन जहाँ तक मैंने डीडीसीए का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा उसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि ये जो कंप्यूटर हैं वो एक कंप्यूटर नहीं है, वो 6 कंप्यूटर हैं। और जब मैच होता है तो मैच में वो एक थर्ड एम्पायर के लिए कहीं और वो पूरा एक ऑपरेटर साथ होता है उसके, तो ये 6 कंप्यूटर हैं जिसका वो बताते हैं कि 2800 प्रतिदिन के हिसाब से है, जिसमें एक ऑपरेटर भी साथ में होता है। और डीडीसीए का कहना ये भी है कि अभी जो साउथ अफ्रीका के साथ जो मैच हुआ था उसमें जो फीस ली गई थी उसमें मुदगल साहब ने जो कराया था, डीडीसीए के मुताबिक उसमें 3200 रुपये है। यानी कि डीडीसीए वाले बताते हैं कि पहले जो करा रहे थे, जो आरोपी लगा रहे हैं, वो 2800 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से है, और जो अभी हुआ है वो 3200 रुपये के हिसाब से है। और जो पूजा वाली थाली है उसका तो कोई बिल ही नहीं है, उसका तो कोई जिक्र ही नहीं है। तो एक इस तरह का एक फर्जी कैंपेन आम आदमी पार्टी चलाने के लिए उसको यूज टू है। हालांकि वो डीडीसीए वाले इन सब चीज़ों पर जवाब देते रहे और आगे भी देंगे। क्या मुझको लगता है मनीष हमारे मित्र हैं, मैं उनको एक दिन चाय पे समझा दूंगा कि नोबेल पीस प्राइज कैसे मिलता है। जी।
I would object to the unnecessary use of shameful. That's not an appropriate word that we should use in public discourse. In democracy, parties win, parties lose, right? Please don't use such. No, absolutely not. I mean, the Prime Minister has not changed his position on the harmony of various communities ever. If you look at the record of what he has been saying for years, भाई ये कुछ भी नहीं हुआ था जब इलेक्शन कैंपेन में आपने नहीं सुना था उनको क्या कहते हुए. तो ये सब कहना, हर चीज को जोड़ना, इलेक्ट्रल स्विंगोमीटर ऑफ इलेक्ट्रल विक्ट्री डज नथिंग टू डू. गवर्नेंस चलती है. द प्राइम मिनिस्टर्स विजन, आइडियोलॉजी, कमिटमेंट टू पीस, हार्मनी. कितनी बार जहां जाते हैं वो कहते हैं कि हम परिवार हैं और हर परिवार का मेंबर चाहे जो भी धर्म का हो बराबरी का होता है. कितनी बार कहेंगे. आपको कुछ नया नजर आता है तो आपको नजर आता होगा, हमें तो कुछ नया नजर नहीं आता है. हम तो उनका दिल जो है वो जो जैसे पिछले साल था, जैसे पहले था, और जो उनका दिमाग भी वैसा ही था, बिल्कुल वैसा ही है. उनका जो अधिकार क्षेत्र नहीं है. केजरीवाल साहब की दिक्कत यही है. वो एक बार देश के राष्ट्रपति जी से मिलने गए थे तो उन्होंने उनको गिफ्ट के रूप में संविधान की कॉपी दी थी. वो कॉपी अगर पढ़ लें, संविधान को पढ़ लें, तो मुझे लगता है कि दिल्ली में सुकून से लोग रह सकेंगे और ठीक से लोगों को महसूस होगा. क्योंकि वो कभी भी अपना जो उनकी जिम्मेदारी है, जो उनके अधिकार हैं, उसकी चिंता नहीं करते. वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधिकारों को कैसे अतिक्रमण किया जाए, देश की सरकार को कैसे बदनाम किया जाए. एक स्वाति पालीवाल जी का उदाहरण मैं आपको देता हूं. मालीवाल, माफ करना. आपको याद होगा सब पत्रकार मित्रों को कि किस तरीके से उन्होंने उनकी घोषणा कर दी. उनको मालूम था कि मैं गलत काम कर रहा हूं, लेकिन फिर भी उन्होंने उनकी घोषणा की. लेकिन जब वो बाया एलजी साहब गए तो ठीक हो गया काम. तो उनकी आदत है कि वो जिस रास्ते से उनको नहीं जाना उस रास्ते से वो जाते हैं और सुर्खियों में कैसे रहना है शायद वो उनको आता है. अच्छा, एक बात मुझे समझाइए, ये इंक्वायरी पर इंक्वायरी क्या चाहते हैं? ये क्या है? इंक्वायरी नहीं है तो क्या रिक्वायरी है? ये क्या है? ये इंक्वायरी नहीं है क्या? इतना मोटा और कितनी बड़ी इंक्वायरी चाहिए? और किसकी इंक्वायरी? ये केजरीवाल जी की इंक्वायरी है. अब इंक्वायरी के बाद जब कुछ नहीं मिला, एक और इंक्वायरी शुरू कर दो. अब उसमें भी कुछ नहीं मिलेगा तो एक और इंक्वायरी शुरू कर दो. ये मजाक बना दिया है सरकार को. नहीं, एक इंक्वायरी उनकी खुद की हो चुकी है. एक ये जो इंक्वायरी है उनके मातृ संगठन की है, कांग्रेस पार्टी की. कि दोनों इंक्वायरियां हो चुकी है. आपके मातृ संगठन की इंक्वायरी भी हो चुकी है, आपने भी अपनी इंक्वायरी कर ली है, तो कितनी और इंक्वायरी करेंगे आप? मतलब आप जब रात के अंधेरे में जब करोड़ों का चेक आप लेते हैं तब आप किसी चीज की इंक्वायरी नहीं करते हैं. लेकिन बाकी सामने वालों को सब आपको लगता है कि केजरीवाल साहब सिर्फ इस देश में ईमानदार हैं, बाकी सब लोग बेईमान हैं. तो केजरीवाल साहब थोड़ा जमीन पर आ जाइए और दिल्ली की जनता ने आपको जिम्मेदारी दी है कि आप मच्छरों को ठीक से मारिए. डेंगू ना हो दिल्ली में इस बार, उसकी थोड़ी चिंता करिए. डेंगू पर आप सेशन नहीं बुलाते, डेंगू पर सेशन नहीं बुलाएंगे. आज तक जितने भी आपने सेशन बुलाए दिल्ली विधानसभा के, वो दिल्ली की जनता के हितों से संबंधित कभी नहीं बुलाए. अपनी राजनीति चमकाने के लिए सिर्फ अपना नाटक नौटंकी कैसे किया जाए, कैसे जो एक कलंक आपके ऊपर लग रहा है कि भ्रष्टाचार को आप प्रोटेस्ट करते आए थे भ्रष्टाचार के खिलाफ, लेकिन सत्ता में आते ही आप भ्रष्टाचारियों का बचाव कर रहे हैं. तो वो कलंक अगर आपके सिर पर है, उस कलंक को मिटाने के लिए आप हर दिन नए प्रयोग करते हैं. हमारा तो आग्रह है कि दिल्ली साफ सफाई दिल्ली में रहे, मच्छर दिल्ली में ना पनपे. इसकी चिंता करो तो मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा.